चलो अब फाइनली शुरू करते हैं। तो कैपिटल गेन की बात हो रही थी कल, हमने इंट्रोडक्शन देखा था, चार्जिंग सेक्शन पे बात की थी, सेक्शन 45। मैंने बोला आपको कि इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, हर एक सब सेक्शन में अलग अलग एग्जांपल्स या सिचुएशंस है। वैसा है कैपिटल गेन मेनली जो है वो कैपिटल असेट्स पे होने वाले प्रॉफिट की बात करता है। चार्जिंग सेक्शन ऐसा बोलता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी कैपिटल असेट जो है वो सेल ऑफ किए और उस पर आपको कोई गेन हुआ है, तो वो गेन या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड, और उस पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। इसमें एग्जेम्पशन वाला ऑप्शन होता है, तो वो एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम करने को मिलता है सेक्शन नंबर 54 में। तो अगर आप वो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो तो सिचुएशन डिफरेंट है, अदरवाइज आपको टैक्स पे करना है, वैसा है। तो ये सब चीजें हम देख रहे थे। फिर हमने देखा कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, तो भाई कौन कौन सी असेट्स इस कैटेगरी में आती है उस पर हम बात कर रहे थे। बिजनेस में यूज होने वाली असेट काउंट नहीं होती, रूरल एग्रीकल्चर लैंड काउंट नहीं होती, पर्सनल चीजें आपके कपड़े फर्नीचर ये सब काउंट नहीं होता। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, एफआईआईज अगर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें तो काउंट होगा, ज्वेलरी काउंट होगी, प्रॉपर्टी काउंट होगी, शेयर सिक्योरिटीज काउंट होंगी, ये सब चीजें यहाँ कवर हो जाती है। तो मेनली इन पे लगने वाला जो टैक्स है वो कैपिटल गेन का टैक्स है। मोर और लेस अगर कॉमन पॉपुलर असेट्स की बात करो तो प्रॉपर्टी, जमीन, शेयर्स, सिक्योरिटी, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब चीजें खरीदने बेचने पे आपको कैपिटल गेन लगता है। ये कॉमन ट्रांजैक्शंस है। फिर आगे हम बात कर रहे थे होल्डिंग पीरियड की, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वाले में सेकंड वन में मेजर एरियली लिखा है। एरियली मतलब जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो सीधा मेजर करेंगे एरियली। गूगल मैप्स पे देखना, कभी गूगल मैप पे आपको लोकेशन सर्च करोगे ना तो आपको दिखाएगा 5.6 किलोमीटर, फिर आप स्टार्ट करोगे ना तो बदल जाएगा 6.8 किलोमीटर। बोले 5.6 का 6.8, वैसा बहुत बार वो कंफ्यूजन होता है। मैं कहीं घर पे सर्च कर रहा था कि कितना डिस्टेंस है, तो बता रहा था 11 किलोमीटर में, चल ठीक है, तो उसको क्लिक किया ना तो 14.5 हो गया। मैंने अभी 11.2 दिखा रहा था, ये 14.3, 14.5, बट वो स्टार्टिंग में एरियली दिखाता है सीधा। पर अपने जाते हैं तो रोड से घूमते फिरते जाएंगे ना, तो वो हर रोड सीधा तो होगा नहीं कि आप डायरेक्टली पहुंच जाओ, तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ बोला 2 किलोमीटर का रेडियस, तो बोले 2 किलोमीटर सीधा नापूंगा तो अलग एंड पॉइंट आएगा, और ऐसे ऐसे रास्ते में से घूम घूम के जाऊंगा तो अलग पॉइंट आएगा। बोला मेजर्ड एरियली मतलब डायरेक्शन स्ट्रेट होगा, वैसा मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली वो पॉइंट है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असेट्स की जब बात हो रही थी तो हमने होल्डिंग पीरियड देखा, उसमें बात की 12 मंथ्स वर्सेस 24 मंथ्स। दो क्राइटेरिया है, अभी पहले 36 मंथ्स होता था, वो इन्होंने हटा दिया। तो 12 महीने वाला जो है वो शेयर्स, सिक्योरिटीज और ये सब चीजों पे है, लिस्टेड वाली, और जो 24 महीने वाला है वो बाकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ये सब पे एप्लीकेबल है, ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, फिर होल्डिंग पीरियड गिनते टाइम क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी क्या नहीं, उसकी लिस्ट पे हमने डिस्कशन किया। प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड आपके होल्डिंग पीरियड में ऐड होता है, अगर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस वाला कोई मैटर हो तो ये सब पॉइंट्स थे। ओके, अब इसके आगे नया चार्जिंग सेक्शन है वो मैं दिखा रहा। ट्रांसफर की डेफिनेशन भी देख ली थी। अपना जो टॉपिक बाकी है वो 282 पेज से बाकी था। चार्जिंग सेक्शंस कवर करते हैं एक एक करके। अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे 45 सबसेक्शन 1, इंश्योरेंस, सबसेक्शन 1A सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम्स को लेके। एक सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल है। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योर्ड है और प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, आग लग गई। अब ये गर्मियों के सीजन में फायर इंसिडेंट्स बहुत होते हैं और बड़ा कॉमन है, क्योंकि एक्चुअली वायर्स, जो केबल वायर्स है ना, वो भी इतना हीट और लोड ले नहीं पाते, तो बहुत बार उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। अब आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री का करोड़ों रुपए की वैल्यू, उतना आपने इंश्योरेंस भी कराया था, और करवाना बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर आपने बिजनेस प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस नहीं कराया, कल को डैमेज हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो प्रॉपर्टी जल गई, पूरी डैमेज हो गई, तो वैसे तो लॉस है, लेकिन क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसकी पूरी वैल्यू पे की। देखा जाए तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ असेट और रिकवरी ऑफ मनी ही हुआ। किसी को प्रॉपर्टी बेचते हो तो नेट ट्रांजेक्शन तो यही होता है ना, कि प्रॉपर्टी गई और पैसा आया। सेम चीज है, प्रॉपर्टी जल गई और इंश्योरेंस का क्लेम आया, बात तो वही हुई, असेट गई और पैसे आए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई इसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे भी हम कैपिटल गेन का टैक्स तो लेंगे। आप बोले सर कैसी बात कर रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी जल गई, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। अबे पैसे मिले ना आपको बुरे, प्रॉपर्टी जल गई, रोड पे आ गए, आपका नुकसान हो गया, आप रो रहे हो, तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, फिर हम आपकी मदद करने भी नहीं आएंगे। पैसे मांगना दूर की बात है, लेकिन आपको तो इंश्योरेंस कंपनी से मोटा पैसा मिला है, और जितने की वैल्यू थी उससे ज्यादा पैसा मिला है, क्योंकि वो तो आज की वैल्यू के हिसाब से। तो उसमें आपका अगर कैपिटल गेन जनरेट हुआ है तो टैक्स तो हम मांगेंगे ना भाई। फिर आप प्रॉपर्टी बेचो या जलाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, कमाई हुई है ना।
टैक्स भरना पड़ेगा। अब आपको दुख है कि आपकी फैक्ट्री जल गई, अलग बात है, हम समझते हैं, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है तो हमारा हिस्सा तो बनता ही है, फिर आप कुछ भी बोलो वो नहीं चलेगा। तो वो सब बातें यहाँ पे हो रही है। चलिए, तो दिस इज मेनली 45 सबसेक्शन 1A। अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि गिनती कैसे लगाएंगे। तो भाई देखो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपकी कैपिटल एसेट डैमेज हो सकती है। इसमें फ्लड हो सकता है, तूफान आ सकता है, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, सब कजिन्स है ये, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है, रायट, सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे फसाद में लोगों की प्रॉपर्टियां जल जाती है, कुछ कुछ कंपनियां उसका भी इंश्योरेंस देती है, वैसा होता है। एक्सीडेंटल फायर, वो अपन ने बात की, एक्सप्लोजन, गैस के सिलेंडर फटते हैं आजकल, ये भी बड़ा पंगा है। केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली भी कहीं कोई केमिकल फैक्ट्री में भी ऐसा हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, सूरत में भी हुआ था, यहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई तो कुछ 5-6 वर्कर्स की डेथ भी हो गई थी, वैसा तो सीरियस मैटर हो जाता है। फिर बोला है एक्शन बाय एनिमी, ये वॉर वाली सिचुएशन। अभी सोचो ये ईरान और ये सब कंट्रीज में जहाँ वॉर चल रही है, सिविल प्रॉपर्टीज को भी डैमेज किया जा रहा है, पूरी पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं, वैसे सब चीजें हो रही है। इवन अपने यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम आता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, पंजाब वाली साइड पे, राजस्थान वाली साइड पे, क्योंकि बॉर्डर है, फेंसिंग डाल दिया आपने बीच में, टेरिटरी तो एक ही है, उधर से वो शेलिंग करते हैं, बॉम्ब के शेल गिराते हैं, यहाँ लोगों के घरों पे गिरते हैं, तो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो उसका भी अगर इंश्योरेंस है और आपको क्लेम मिला है तो वो भी यहाँ पे कवर हो सकता है, वैसा। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन तो वही रहेगा ना, जितने की आपकी प्रॉपर्टी थी और जितना आपको क्लेम मिला, अगर कोई सरप्लस मिला है आज की वैल्यू के हिसाब से और वो प्रॉफिट है तो फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इम्प्लाइड है। ठीक है, कैलकुलेशन सेक्शन 48 में प्रिस्क्राइब्ड है, 48 आगे आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें अपनी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, वैसा। नेक्स्ट 45 सबसेक्शन 1B, अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, ये भी होता है, अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज आती है, उसमें ना आपको जो पैसा मिलता है ना वो मार्केट से लिंक्ड होता है। यूनिट लिंक्ड का मतलब है कि कुछ ना कुछ पैसा आपका जो है वो मार्केट से लिंक्ड होगा। तो जब पॉलिसी की मेच्योरिटी आती है तो आपको पैसा मार्केट रेट के हिसाब से मिलता है। मतलब इन शॉर्ट समझ लो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है सिंपल टर्म्स में। तो वो जो रिटर्न है वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकता है। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, वो सुनता नहीं है। Where any person receives at the time during the any previous year any amount under a unit linked insurance policy to which section 10 does not apply, including the amount allocated by way of bonus on such policy, any profit or gain arising from receipt of such amount by such person shall be chargeable to income tax under capital gains and shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which such amount was received, and the income taxable shall be calculated in such manner as may be prescribed. इन शॉर्ट वही बोला है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में से कुछ कुछ पॉलिसी सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है। अगर एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ बात होगी नहीं, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो जो भी आपको रिटर्न ऑन दैट पॉलिसी मिला, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा कुछ साल तक, फिर आपको पैसा वापस मिला, जो सरप्लस मिला वो यहाँ पे टैक्सेबल हो सकता है। सिंपल स्टोरी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक। बढ़िया टॉपिक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। एग्जांपल कैलकुलेशन पूरा आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। कैपिटल एसेट आपको पता है आपकी पर्सनल चीज है, स्टॉक का मतलब बिजनेस की इन्वेंट्री। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ना गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरी है। अब गोल्ड ज्वेलरी का कैसा है ना कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, लोग बोलते हैं गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते रहो, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो वो डेड इन्वेस्टमेंट है। रीजन बीइंग कि ज्वेलरी बेची नहीं जाती। फिर इमरजेंसी में कहीं पैसों की जरूरत हो तो एक है ना, वो जो एक होता है गोल्ड का कॉइन खरीदना और एक होता है नेकलेस खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, रिंग खरीदना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इतने साल से, अरे ये रिंग खरीद ले, वो नेकलेस खरीद ले, ब्रेसलेट खरीद ले, चेन खरीद ले, भाई ये तो इन्वेस्टमेंट है, कभी बेचोगे तो पैसा मिलेगा। वो बात ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो आप ज्वेलरी के फॉर्म में जब चीजें खरीदते हो तो उसमें आपका मेकिंग चार्ज आता है। मेकिंग चार्ज होता है 25%। तो 25% तो आपका नुकसान ही है, वो तो आप फालतू का दे रहे हो। दूसरा, जो भी ज्वेलरी वाली चीजें जो वेरिएबल है उसके साथ अपना एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। यार ये मेरी रिंग है, ये मेरी चेन है। ज्वेलरी में होता है, भाई लेडीज को पूछो, एक काम करो, घर पे जाओ, मम्मी का कोई हार वार ले लो, रिंग ले लो, मम्मी बेच देते हैं। तो जो गालियां पड़ेंगी, ये मैंने तब ली थी, ये मैंने उस ओकेजन पे ली थी, ये मैंने तब पहनी थी, इसको कैसे बेच सकते हैं। ऐसा लगाव हो जाता है जैसे पता नहीं भगवान ने साथ में भेजी थी कि पैदा हुए थे तो अंगूठी पहन के पैदा हुए थे। अटैचमेंट वैसा हो जाता है ना, क्योंकि ज्वेलरी के फॉर्म में।
तो आप कभी उसको बेच नहीं पाओगे, और वो जितनी पुरानी होती जाएगी, जितनी ओकेजन्स पे आपने पहनी होगी, तो बोले ये तो अपने घर में ये इवेंट था पहली बार, तब मैंने पहनी थी, बोले तुम पैदा हुए थे उस दिन पहनी थी, हो गया, कुछ तो बहाना मिल जाता है, ये तो नहीं बेच सकते, बाकी जो देखना है देख लो, ऐसे करके कुछ बेच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर ज्वेलरी का कोई ना कोई ओकेजन तो कनेक्शन है ही, तो बोले ये तो नहीं बेच सकते, तो एक्चुअली में वो कभी एनकैश नहीं हो पाता। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए तौर पे गोल्ड खरीदना है तो आप कॉइन खरीदो, ज्यादा बेटर है। कॉइन में इमोशन नहीं, भाई खरीदा है, बाद में प्रॉपर्टी लेनी है, चलिए बेच के प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो बेचा जाएगा। ऑर्नामेंट कभी सेल नहीं हो पाते, तो ये थोड़ा वो रहता है उसके अंदर पॉइंट। अब ऐसा है कि आपके पास ना ज्वेलरी बहुत सारी है, वो खानदानी ज्वेलरी भी तो होती है, वो पास ऑन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। सास ने अगर बहू को दे दी गलती से ज्वेलरी तो पास ऑन हो गई, सास भी ले ले तो नहीं वो तो फिर देखो, या तो मन से दे दी हो तो बहुत रेयर केस होता है, अब निकल ही ली तो फिर तो बची हुई ज्वेलरी तो बहू के पास ही आनी है, तो बात अलग है। हाँ, तो एक दिन आई है, बाई डिफॉल्ट आ गई तो बात अलग है। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सास की बेटी भी है, तो भाई बहू को देने से पहले बेटी को पकड़ा दी, दे दी, फिर निकल ली, फिर पता चला बहू को कि तो सारी ऑलरेडी पास ऑन हो चुकी है, फिर मरने के बाद भी गालियां खा रही है कि बोले कैसी औरत है ठीक है, वैसा हो रहा है, तो ये सब चीजें हो सकती है। अब अगर ऐसा कुछ है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिनारियो ये है कि ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी आपके पास इकट्ठी हो गई है। अब इसमें जो नेकलेस और ये सब हेवी ऑर्नामेंट्स होते हैं, आजकल का ट्रेंड भी नहीं है, और ये हेवी नेकलेसेस ना कोई पहनता नहीं है, ये लॉकर में पड़े रहते हैं बैंक में, एक तो इनका टेंशन पालो, ये चोरी हो गए तो घर में रख नहीं सकते, अब गोल्ड जितना महंगा होता जा रहा है टेंशन और बढ़ती जा रही है, बैंक में लॉकर में रखो, अब लॉकर में रखिए तो रोज रोज लेने कौन जाएगा, रखने कौन जाएगा, अच्छा लेने रखने जाने में टेंशन होता है, रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया तो बड़ा रिस्क वाला, मेंटेनेंस बड़ा टेंशन वाला है। दूसरा ये है कि रेगुलर वेयर में आप इतना हैवी वो नेकलेस पहन के तो घूम नहीं सकते, पूरा सेट वेट पहन के आए हो, बोले सर ये पड़ा रहता है लॉकर में, काम ही नहीं आता, सोचा चलो इसको डेली यूज में ले लेते हैं। मैं बोला यार ये तो चलते फिरते हैं, सब पप्पी लहरी बन के घूम रहे हो पूरा गोल्ड वर्ल्ड, तो कोई सेंस नहीं है। बोले नहीं आप पहन रहे, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ये सब चीजें ना ओकेजनली ऐसे जन्म में 2-3 बार काम आती है, एक बार आपको जब मिली होगी, फिर एक बार कोई घर में शादी होगी तो पहन लिया। अब क्या शादियों में भी ऐसा पहनना रिस्की होता जा रहा है, क्योंकि रियल ज्वेलरी शादियों में चोरियां बहुत होती है। घर में अगर बड़ी शादी है, कोई आपने होटल बुक किया या डेस्टिनेशन है, तो बहुत बार ऐसा होता है शादियों में चोरियां हो जाती, पता नहीं चलता। अब सोचो आपका ध्यान शादी में है, खाना ठीक से शुरू हुआ कि नहीं, सब तैयार हुए कि नहीं, पंडित जी आए कि नहीं, फेरे हुए कि नहीं, कवर कौन संभालेगा, ये सब चल रहा है, कोई पीछे दिमाग लगा रहा है, बोले किसका रूम खुला रह गया देखो तो कुछ चोरी करके आ जाओ। तो गोल्ड की छोटी सी ज्वेलरी है, कोई आर्टिकल है, फटाफट उठा लिया, आज तो वैल्यू इतनी है कि नुकसान हो जाएगा। अब लोग उस डर के मारे ज्वेलरी ओरिजिनल नहीं पहनते शादियों में। अब लेडीज में ओरिजिनल ज्वेलरी का ट्रेंड कम हो गया, क्योंकि एक तो इतने कपड़े हैवी, ऊपर से ज्वेलरी हैवी, और इतना सा गोल्ड का कुछ गिर गया अगर, और गिरता तो है ही, वो तो पक्का है, और मिलेगा भी नहीं, फिर गया। इससे बेटर है इमिटेशन वाला पहन लो, वो भी रेंट पे ले आते हैं। कितने लोगों ने रेंटल बिजनेस शुरू कर रखा है कि इमिटेशन ज्वेलरी भी पर डे के लिए रेंट पे देते हैं, क्योंकि नकली वाली ज्वेलरी भी हजारों की है, वो भी किराए पे मिल जाती है एक दिन के लिए, तो लोग पहनना प्रीफर कर रहे हैं। तो बोले कौन बैंक जाए, लॉकर से निकाले, टेंशन पाले, चोरी हो जाए, इससे अच्छा रहने दो। अब ये ज्वेलरी काम ही नहीं आ रही आपके, आपने सोचा इतनी सारी ज्वेलरी का करे क्या, इससे एक काम करते हैं, इसको बेचने जाएंगे तो मेकिंग का नुकसान, ये वो करके आपने ज्वेलरी का बिजनेस ही खोल लिया। बोले अपने शोरूम शुरू करते हैं, नया स्टॉक तो रखेंगे ही, लेकिन उसमें ना एक एंटीक कलेक्शन रखेंगे, ठीक है, पुराने स्टाइल का रेट्रो लुक वाला, और उसमें ये अपने मम्मियों के दादियों के जितने पुराने हार पड़े सब लगा देंगे मैनिक पे। किसी को क्या पता चलता है, तो ज्वेलरी में पुराना कुछ नहीं होता है, पॉलिश वॉलिश करा दो, धुलवा दो उसको, पूरा मैनिक पे लगा दो, बढ़िया एकदम। कलेक्शन को कुछ नाम दे दो, आपको लगेगा ये तो, क्योंकि ये तो बोला ये कलाकारी अब तो होती ही नहीं, ये जिन्होंने बनाया अब तो ऐसी कारीगरी है ही नहीं, इसके तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो पुराना थोड़ी दिखने वाला है, पॉलिश होने के बाद तो नया ही लगेगा। अगर वो डिजाइन अच्छा है और आज बिक सकता है तो आप उसको और ज्यादा प्राइस पे बेच सकते हो। आपने क्या किया, वो सारी ज्वेलरी अपने पर्सनल लॉकर से निकाल के दुकान में लगा दी, काउंटर पे डिस्प्ले में। अब ये हो गया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक, ठीक है, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। अब जब ये कन्वर्जन हुआ, दैट कन्वर्जन अमाउंट्स टू और इट लीड्स टू कैपिटल गेन, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया ना, वो आपने पर्सनल चीज अपने बिजनेस को बेच दी, ट्रांसफर ही कर दी ना, वैसे ही देखा जाएगा, तो ये कैपिटल गेन के लिए टैक्सेबल हो सकता है। बट सवाल ये है कि अभी तक पैसा तो आया नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने उसको लगाया डिस्प्ले में। पैसा तो तब आएगा ना जब कोई ग्राहक आके खरीदेगा, तो टैक्स तभी भरना है जब बिकेगा। बट जैसे ही आपने कन्वर्जन किया ऑन पेपर, ये चीज कैपिटल गेन के लिए लायबल तो हो गई। अब कैपिटल गेन का टैक्स आपको अपनी पॉकेट से नहीं भरना है, वो तब भरना है जब ये ज्वेलरी एक्चुअली में बिकेगी, कोई कस्टमर आएगा। अब कोई कस्टमर आया, बोले यार ये डिस्प्ले में पीस है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अरे बोले सर ये मतलब बोलते हैं ना एकदम लिमिटेड एडिशन 1 पीस है, ऐसी कारीगरी भी आपको मिलेगी नहीं, ये जो बनाने वाले लोग हैं ये अपने मिलते नहीं है, ये तो बहुत स्पेशल डिजाइन है, आप ले लो। इतना अच्छा अच्छा बोला आपने उसको,
कुछ ऐसे राजा महाराजाओं से लिंक कर दिया उसको, तो राजस्थान के ऐसे एकदम कहीं से राजा महाराजाओं के वहाँ का कलेक्शन है, ये तो मिलेगा भी नहीं, उसको लग भी रहा है कि हाँ यार कुछ यूनिक डिजाइन है, अच्छे पैसे दे के खरीद के ले गया। अब तो आया ना पैसा हाथ में, तो जब पैसा हाथ में आया उसमें से तो टैक्स भरोगे, तो डिपार्टमेंट तब आपसे कैपिटल गेन के टैक्स की वसूली करेगा। तो अपनी जेब से पे नहीं करना है, पे तभी करना है जब रिकवरी होगी, लेकिन पे करना है ये पक्का है वैसा। अब यहाँ टैक्सेबिलिटी दो पार्ट में आती है। रीजन बीइंग, आपने अभी जिसको ग्राहक को बेचा वो नेकलेस या डिजाइन जो भी था आपके पास, ज्वेलरी थी हैवी वाली, तो ये तो आपका बिजनेस है ना, तो ऐसा नहीं लगता कि जो पैसे आए वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होने चाहिए। और अभी ये बोल रहे हैं कि कैपिटल गेन लगेगा, तो टैक्सेबिलिटी एग्जैक्टली कैसे होगी वो हमें समझना है। दो पार्ट्स में टैक्सेबिलिटी होगी और वो कैलकुलेशन आप देख लो, कुछ एग्जांपल बना लेते हैं अपने तो बेटर रहेगा, उससे आपको इजीली समझ आएगा। सिर्फ सिंपल रखते हैं इसको। जो ज्वेलरी है ना जिसको आपने अभी कन्वर्ट किया है, उसकी कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख रुपए। ये आपने खरीदी थी 5 लाख में, और ईयर ऑफ परचेज भी अज्यूम कर लेते हैं 2016 में आपने खरीदी। फिर ये आपकी पर्सनल असेट, कैपिटल असेट के तौर पे दिख रही थी, आपने इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया। तो ये 2016, आपने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया 2024 में, या इसको कन्वर्ट किया 24 में, और अभी बेचा है 25 में, वैसा मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्जन। ऐसा कुछ है, सिंपल डेटा रखते हैं। 2016 में आपने ज्वेलरी खरीदी थी 5 लाख में, आपने उसको काफी साल तक पहना, यूज किया, लॉकर में रखा। फिर बाद में 2024 में आपने उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, डिस्प्ले में लगा दिया। अब इस दिन पे जो कन्वर्जन हुआ, सवाल ये है कि ये मतलब ये जो आपका ड्यूरेशन है ना ये वाला, या यहाँ पे जो अमाउंट जनरेट होगा यहाँ तक लगेगा कैपिटल गेन, ऐसा समझ लो। यहाँ से आगे जब भी ज्वेलरी बिकेगी, यहाँ जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस पर टैक्स आएगा अंडर पीजीबीपी, कैलकुलेशन ऐसे होगा। अब कन्वर्जन की डेट पे किसी ने किसी को पैसे तो दिए नहीं, मैं तो बैंक में गया, लॉकर से ज्वेलरी निकाली, पॉलिश कराया, डिस्प्ले में लगा दी, तो इस पॉइंट पे कोई कैश रियलाइजेशन, कोई इनकम रियलाइजेशन हुआ था नहीं, तो टैक्स कैसे लगाए? तो बोला एक ही ऑप्शन है, फेयर मार्केट वैल्यू। जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन उस सेट की मार्केट वैल्यू क्या थी? बोले आज बेचते तो 12 लाख में बिक जाता। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है, बहुत सिंपल है, 5 लाख कॉस्ट और 12 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, जो डिफरेंस का 7 लाख है वो क्या है? कैपिटल गेन। कॉमन सेंस, अभी देना नहीं है टैक्स, लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फिगर यूज होगा। तो कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो आएगा 7 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा 12 लाख रुपए एफएमवी मान ली, अब इसको अगले साल बेचा 15 लाख में, तो ये जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए, ये क्या है? पीजीबीपी इनकम। बात समझे? तो देखो टैक्सेबिलिटी दो पार्ट में है, 5 लाख की चीज एक्चुअली आपने 15 में बेची, तो उसमें से ये वाला पोर्शन कैपिटल गेन में टैक्सेबल, ये वाला पीजीबीपी में टैक्सेबल। सिंपल है, समझ आया? तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू तो थी नहीं, तो कैसे टैक्स लगाए? बेचा होता किसी को तो मालूम पड़ता, पर बोले उसी दिन अगर किसी को बेचते तो कितने में बिकता? 12 लाख में। तो सिंपल सी चीज है, कन्वर्जन के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू यूज करके उसको कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, कैपिटल गेन। और इससे ऊपर का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में। एक्चुअली आपने 5 की चीज 15 में बेची है, कमाया 10 लाख है, बट उसमें से ये वाला 7 लाख कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा और ये वाला 3 लाख जो है पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ऐसे दो पार्ट्स में कैलकुलेशन होता है। बोलो, अब बात समझ आ रही? इसमें एक इंडेक्सेशन का पॉइंट भी है, लेकिन अब थोड़ा इन लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है, उस पर भी बात करेंगे।
अब जितना टैक्स का रेट होता है वो इस पर लग जाए। कैपिटल गेन मान लो 20% है, अज्यूम कर लो, तो इस पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट रेट्स आपको आगे बताऊंगा। बोलो, बात समझ आई? सिंपल था, लॉजिक समझ आ गया। दिस इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। पीजीबीपी में पॉइंट पेंडिंग छोड़ा था सेक्शन 28 में, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट, इसका रिवर्स। सेक्शन 28 आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने एक पॉइंट पेंडिंग रखवाया था, मैंने बोला भी था कैपिटल गेन में आता है लिख लेना, वो इसका रिवर्स था। अब ये बताया तो फिर वो वाला समझ आया ना, वैसा है, पहले नहीं समझ आता, इसलिए मैंने वो पेंडिंग रखा हुआ है। अब आप देखोगे जाके 28 में, तो आपको बात समझ आ जाएगी। बोल, देखें आगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2A, डीमैट सिक्योरिटीज। ये बड़ा बढ़िया प्रैक्टिकल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, देखो ये भी कोई एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं, थियरी तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन की बात है यहाँ पे। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप टारगेट कर लो यहाँ पे, जिसको अपने खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। कौन सा स्टॉक ले, आजकल क्या चल रहा है? एमआरएफ, थोड़ा बजट नहीं बैठेगा, उसका टायर खरीद ले, वही बड़ी बात है। जोमेटो ले लेते, चलो इटरनल, ठीक है, इटरनल कंपनी है, एक्चुअली ब्रांड जो है उसका मेन ब्रांड अपन जानते हैं जोमेटो है। अब जोमेटो के शेयर्स अपने अक्वायर करना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं कि अपन एक ही बार में सारे शेयर खरीद देते जितना इन्वेस्ट करना हो, हम रेगुलरली कितनी बार होल्ड करते जाते हैं शेयर्स। अब आपने कुछ शेयर खरीदे, इसके मान लो 100 शेयर, तो 100 शेयर पहले आपने खरीदे, तो उसका प्राइस चल रहा था 200 रुपये। अब ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ हो गया अराउंड 20,000, ठीक है। तो ये एक डेट पे आपने शेयर खरीदे, फिर उसके बाद वापस आपने और शेयर्स खरीदे, फिर से आपने 100 शेयर खरीदे, और उस दिन प्राइस और ज़्यादा था, 225 रुपये था। आपको पोटेंशियल दिख रहा है तो आप खरीद रहे हो, 22,500 में आपने खरीदा। इसके बाद और परचेज हुआ 200 शेयर्स का, ये आप रेट कम था, 210 आया, बोले चलो और खरीद लेते हैं। यहाँ आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 42,000। इसके बाद और शेयर्स खरीदे, 100 और ले लेते हैं, 500 पूरे हो जाएंगे। ये आपने खरीदे 220 रुपये में, तो वापस 22,000 का कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ। इतने अभी तक आपने परचेजेस किए। अब ये टोटल अमाउंट यहाँ से पता चल जाएगा, टोटल क्वांटिटी यहाँ से पता चल जाएगी, 500 शेयर। टोटल अमाउंट देखो ना एक बार कितना हो रहा है, एवरेज प्राइस निकालें, 20, 40, 80 लाख, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 500, ये होगा। इस हिसाब से एक एवरेज प्राइस निकलेगा। इसको डिवाइड करो ना, एवरेज प्राइस निकालो ना, 213, ये आ रहा है एवरेज प्राइस 213 रुपये। आपका वो डीमैट अकाउंट में ऐसे दिखता है, फिर 500 शेयर 213 रुपये के एवरेज पे पड़े हुए और इतना इन्वेस्टमेंट है, जितनी वैल्यूएशन है वो दिखाएगा। अब इसमें से आपको शेयर बेच रहे हो, ये तो सारा परचेजेस था, कुछ शेयर सेल करने का आपने सोचा। अब आप सेल कर रहे हो 175 शेयर्स आपने बेचे, और उस दिन प्राइस था 300 रुपये, प्रॉफिट बुकिंग किया अच्छा खासा। अब टैक्सेबिलिटी भी तो आएगी। पॉइंट ये है कि ये अगर सेल है आपका, तो इन शेयर्स की
कॉस्ट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज शेयर्स। अब एक ऑप्शन है एवरेज ले लो, बट इन्होंने एवरेज मना किया, इन्होंने बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज नहीं लेंगे। जो शेयर पहले खरीदा था वो पहले बिका होगा, ये रूल है, सबसेक्शन में बोला है। तो आपके जो 175 शेयर्स है ना, ये कौन से वाले हैं, इसमें 100 शेयर 200 रुपये वाले और 75 शेयर 225 वाले, ये बात समझ आई, क्लियर है। यहाँ से कॉस्ट मिल जाएगी, तो भाई ये 20,000 रुपये और ये जो भी अमाउंट आएगा वो, उससे आपकी बनेगी टोटल कॉस्ट, और सेल प्राइस तो आपके पास है ही, फिर डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। अब एवरेज से करते तो आंसर अलग आता, इससे आंसर अलग आएगा। बट 45 सबसेक्शन 2A स्पेसिफाई करता है कि यू शुड फॉलो फीफो मेथड, यू हैव टू फॉलो फीफो मेथड, इसलिए अपन ऐसा गिन रहे हैं। ये बात समझ आ रही है। बस ये है आपका 45 2A, फीफो कंपलसरी है। हेलो, प्रॉफिट लॉस गिनते वैसे ही गिनेंगे। सेल प्राइस 175 इंटू 300, कॉस्ट प्राइस ये दोनों का टोटल, ये जो आएगा उन दोनों को माइनस करो, जो बचेगा वो गेन प्रॉफिट, सिंपल टैक्सेबिलिटी। एक्चुअली ये बात पता होनी जरूरी है, बिकॉज जब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं, बोले मैंने 213 का एवरेज खरीदा है, मैं 300 बेच रहा हूँ, मेरा डिफरेंस का अमाउंट 87 रुपीज प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट 87 नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट ऐसे जो आएगा ना उससे निकलेगा। जो आपके एप्स होते हैं डीमैट वाले, उसमें आप अगर डिटेल में रिपोर्ट में क्लिक करोगे तो ये बाइफरकेशन दिखता है कि आपने जो खरीदा था ये टोटल वो कैसे कैसे खरीदा था, जीरोधा में, अपस्टॉक में, सब में दिखाता है। तो आप जब बेच रहे हो 175, तो आपको एक बार खोल के ये देख लेना चाहिए कि भाई एवरेज इस प्राइस पे, और फिर पता है बाद में जब आप सेल ऑफ कर देते हो तो जो बचते हैं ना वो एवरेज इस हिसाब से ही किया हुआ होता है। अब देखो टोटल 500 थे, आपने 175 बेचे, 175 की कॉस्ट कौन सी वाली ली, ये वाली, तो जो बाकी के बचे ना 325, उसकी कॉस्ट वो यहाँ से ही लेगा बाकी वाले से, और उस हिसाब से नया एवरेज बना देगा। अब आपका एवरेज 213 के बदले कुछ और हो जाएगा, बिकॉज अब ये 3 अमाउंट्स दिखेंगे, उसमें भी इसके 25 शेयर बचे होंगे, ये पूरे बचे होंगे, एवरेज भी तो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाता है। चलो, बहुत सारे लोगों तो खरीदने बेचने वालों को पता भी नहीं होता कि क्या लग रहा है, वो एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, टैक्स कुछ अलग ही आ रहा होता है फिर, और वो ध्यान भी नहीं देते कितना आ रहा है कितना नहीं, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सबसेक्शन 3, दिस इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू द फर्म। ये बड़ा कॉमन सा है। देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म हम शुरू करते हैं तो पार्टनर्स क्या लेके आते हैं फर्म में, कोई कैश लेके आता है, कोई असेट लेके आता है, ठीक है, वैसा होता है, कैश और काइंड कुछ भी, तो वैसा रहेगा। तो अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल असेट फर्म में लेके आता है एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो पार्टनर के लिए कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, तो बोला है कि सीधी बात है, एक काम करो, आप ये देख लो कि फर्म ने उस असेट को अपनी बुक्स में किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया।
सिंपल, पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकमिंग असेट को कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, क्योंकि कैश तो एक्सचेंज हुआ नहीं होगा, तो मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं ही लेके आया हूँ, तो कैश तो मैंने लिया नहीं होगा फर्म से, बट असेट तो दे दी ना। तो असेट किस वैल्यू पे दी कैसे पता चलेगा, तो बोला फर्म अपनी बुक्स में उसको जितनी वैल्यू पे दिखाएगा, मान लेंगे कि उतनी वैल्यू पे असेट ट्रांसफर की होगी या असेट दी होगी। सिंपल। वैसे देख लो, कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, असेट तो पार्टनर ने दी ना, बेची तो पार्टनर ने, टैक्स तो पार्टनर पे लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब मैं तो असेट लेके गया, मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं, फर्म ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया 15 लाख रुपए पे, वैल्यू ऑफ द असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज 15 लाख रुपीज, तो ये 15 लाख वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। एफवीओसी का मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये मान लिया जाएगा। नोट में बोला है कि अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके गया हूँ, जैसे प्रीमाइसेस ना मेरे इंडिविजुअल नाम पे, हमने पार्टनरशिप फर्म बना के क्लास शुरू की, मैंने प्रीमाइसेस फर्म के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, ऑन पेपर फर्म के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, ऐसे नेसेसरी नहीं होता है, पार्टनर अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज कर सकता है विदाउट ट्रांसफरिंग इट टू द फर्म, जरूरी नहीं कि मैं फर्म को ट्रांसफर करूं, बट अगर मैंने कर दिया तो फर्म ने उसको अपनी बुक्स में जितना अमाउंट पर रिकॉर्ड किया वो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का चक्कर होता है, तो मान लो इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख है और फर्म उसको रिकॉर्ड करती है 40 लाख पे, तो वैल्यू 40 लाख नहीं मानी जाएगी, वैल्यू 50 लाख मानी जाएगी। कम से कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आपको मैच करना ही पड़ता है, उससे ऊपर दिखाओगे तो चलेगा, उससे कम दिखाओगे तो नहीं चलेगा। ये बात देखो नोट में लिखी हुई है। बोलो, समझ आ रहा है? नेक्स्ट सबसेक्शन 5, ये भी बड़ा कॉमन पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू कंपलसरी एक्विजिशन। सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरीली आपसे टेक ओवर कर ली, ये अपना मेट्रो का काम चल रहा था, आपकी प्रॉपर्टी में से इनको रूट लेके जाना था, मेट्रो की लाइन डालनी थी, आपकी ज़मीन आपसे कंपलसरीली अक्वायर कर दी, आपने बोला हमको नहीं बेचनी, थोड़ा घुमा के ले जाओ, ऊपर से ब्रिज बना लो, बोले नहीं नहीं यहीं से जाएगी, ऐसे कैसे घुमा के ले जाओ, तो पता चला हर कोई प्रॉपर्टी देगा नहीं, तो मेट्रो तो पूरी ऐसे जिगजैग चलेगी, तो कोई मानेगा ही नहीं, तो बोला नहीं नहीं तो जगह तो लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के पास लैंड एक्विजिशन के पावर्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का पैसा मिलेगा आपको, ऐसा थोड़ी आपको निकाल रहे हैं और कुछ दिया ही नहीं, पैसा आपको मिलेगा, तो कंपलसरीली प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जाएगा और उसके बदले आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब वो कॉम्पनसेशन में भी तो एक प्रॉफिट एलिमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी तो आपने 20 साल पहले कुछ प्राइस पे खरीदी होगी, आज प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो अच्छा पैसा मिल रहा है उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन पे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे आएगी, वैसे बोला हुआ। चांसेस तो बहुत कम है, प्रॉपर्टी लॉस होगा तो कैपिटल लॉस भी तो जनरेट होता ही है ना, वो आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, दोनों चीजें होती है, ज्यादातर तो गेन ही होता है। इसमें एक इनिशियल कॉम्पनसेशन का एलिमेंट है, एक एनहांस्ड कॉम्पनसेशन का एलिमेंट है। इनिशियल कॉम्पनसेशन मतलब जो पहले से सरकार ने कोट किया, फिर आपने फाइट किया, बोले तो बहुत कम पैसे हैं, कोर्ट में जाएंगे और पैसे दो, तो आपने और कॉम्पनसेशन क्लेम किया, दैट इज कॉल्ड एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन के मामले में टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जिस ईयर में कॉम्पनसेशन का पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल, सरकार को खुद को पता है उनका काम कैसा है, कितना टाइम पे पैसा आता है, बोला कॉम्पनसेशन जिस साल में आपको मिलेगा उस साल में टैक्स पे करना, लेकिन होल्डिंग तब तक ही माना जाएगा जब तक असेट आपके पास थी। होल्डिंग पीरियड डिफाइन करना हो तो होल्डिंग पीरियड कब तक कंसिडर होगा, भाई सीधी बात है, जब तक प्रॉपर्टी आपके कब्जे में थी, जिस दिन सरकार ने आपसे जमीन ले ली तो होल्डिंग पीरियड तो तब एंड हो गया ना, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उस बेस पे डिसाइड होगा। ये जो पीछे अपन कैपिटल असेट इनटू स्टॉक वाला देख रहे थे उसमें भी ऐसे ही था, होल्डिंग पीरियड तब तक देखा जाता है जब तक कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन होने के बाद तो वो स्टॉक है, तो वो ड्यूरेशन तो होल्डिंग पीरियड में आएगा नहीं, वो पॉइंट में सोच ही रहा था, तो उसमें साथ में बता दो। ये वाला आपका कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग पीरियड इतना है, ये वाला होल्डिंग पीरियड कैपिटल गेन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो तो एज ए स्टॉक आपने होल्ड किया ना, वैसा ये कंडीशन है। यहाँ पे भी ये सेम पॉइंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें जो एनहांस कॉम्पनसेशन आपको मिलता है उसके सामने आपके जो लीगल एक्सपेंसेस लगे होते हैं, लिटिगेशन एक्सपेंस, कोर्ट में जाके लड़ने का खर्चा, वो आप माइनस कर सकते हो, वो खर्चा अलाउ करते हैं, आपको दिखेगा भी उसमें।
और इनिशियल कॉम्पनसेशन के सामने तो आपकी एक्विजिशन की जो कॉस्ट लग रही है या इंप्रूवमेंट की जो कॉस्ट लग रही है वही माइनस होती है। मतलब सिंपल हिसाब है, जितना कॉम्पनसेशन मिला माइनस जितने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी। आपने प्रॉपर्टी ली थी 20 लाख में, आज आपको कॉम्पनसेशन मिला 45 लैक्स, 45 माइनस 20, 25 लाख रुपए आपका गेन है वैसा। अब इसमें एक इंडेक्सेशन का पॉइंट आता है, वो इंडेक्सेशन पे भी आगे थोड़ा आऊंगा तब बात करेंगे, इसलिए भी मैं बार बार वो इग्नोर कर रहा हूँ, मिक्सअप नहीं करना है बीच में। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई पूरी, क्लियर हुआ। अब ये जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है आपको इसी सबसेक्शन में, उसमें डिले हो रहा है, कॉम्पनसेशन लेट मिला, मतलब इंटरेस्ट मिलता है उसमें। वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होता है, कुछ ध्यान कहीं पढ़ा था? अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, याद है? ये उसी का काउंटर पार्ट है। वहां मैंने आपको बोला भी था कि कॉम्पनसेशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल। कॉम्पनसेशन की बात कैपिटल गेन में होती है, तो मैंने आपको लाइन बोली थी वो इसी पॉइंट के लिए वैसा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वो कनेक्शन मिलता जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। दिस इज इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ये भी अभी वो बीच में TDS में बात हो रही, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। तो मैंने आपको बोला भी था कि वापस कैपिटल गेन में आएगा। 194 की सीरीज में सेक्शन था, छोटा सा पॉइंट था, मैंने आपको बोला वो जमीन है उसमें मॉल बनाना है, वो वाला केस हो गया। तो वही चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है कि भाई जमीन मेरे नाम पे है, खाली जमीन है, 50 करोड़ की वैल्यू है, इतनी बड़ी जमीन है, पूरा शॉपिंग मॉल बना लो, थिएटर वेटर सब बना लो। आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आप बिल्डर और राजंस ग्रुप या अवध ग्रुप ऐसा कोई आ गया, इनका तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, जहाँ जमीन दिखती नहीं है ये लोग बाउंड्री वॉल बना के अपना बोर्ड लगा देते हैं। राजंस और अवध दो बड़े नाम चल रहे हैं और बनाए जा रहे हैं प्रॉपर्टी। वे सुसाइड चले जाओ तो लाइन में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, 2-3 ही बिल्डर है। अवध और राजंस तो है ये थोड़ा प्रमुख वालों का है, उनके नाम दिख जाते हैं आपको। एक कोटाद्रा में भी देखोगे तो सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो पूरा पूरा लाइन ही खरीद रखी है। जहाँ जगह मिली, यूनिवर्सिटी रोड और पीछे VIP 2 वाला रोड पे जाओ, 90% प्रोजेक्ट इनके ही है। जमीनें खरीदे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। जब बिकते हैं नहीं बिकते समझ नहीं आता, क्योंकि प्रोजेक्ट है 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK। बोलो इतनी तो जॉइंट फैमिली आप बची नहीं है देश में, जितने तुम इतने बड़े बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हो। तो 6 BHK तो कौन ही खरीद रहा होगा, और कितनी ही बड़ी फैमिली होगी। और प्रोजेक्ट के रेट भी इतने खतरनाक है, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट। तो अगर आप पूरा फ्लैट की वैल्यू निकालोगे ना, तो कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार स्क्वायर फुट का फ्लैट है, और 8 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का भाव, मतलब 5-7 करोड़ 8 करोड़ का तो फ्लैट है नेकेड। उस पर इंटीरियर कितने का करवाओगे और पड़ेगा कितने का? अगर इतना खर्चा फ्लैट में ही करना है तो बंदा जमीन खरीद के बंगला बना ले, उसमें स्विमिंग पूल, थिएटर वेटर सब बन जाएगा, पिकल बॉल का कोर्ट भी बन जाएगा, खेलो अंदर ही। इतनी जमीन में तो इतना खर्चा करके सब बन जाएगा। तो कौन खरीद रहा है, क्या बना रहे हैं, इनकी गिनती इनको ही समझ आती है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब ऐसा कोई बिल्डर आया, बोले इस पे एक मॉल बनाना है, थिएटर बनाना है, बोला बना लो, पैसे दे दो, फिर जो करना है करो। तो बोले 50 करोड़ की जमीन है, बिल्डर बोल रहा है 50 करोड़ एडवांस में दूंगा, 2 साल लगेंगे मॉल बनाने में, फिर 1 साल लगेगा उसको शुरू करने में, फिर वहां से कमाने में पैसा लगेगा, तो तब तक का इंटरेस्ट भरते भरते मैं तो वैसे ही नुकसान में चला जाऊंगा। बोले एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं इस जगह पे ऊपर मॉल और थिएटर बनाऊं, मैं आपको कुछ पैसा अपफ्रंट दे देता हूँ टोकन, और बाकी ना आप इस मॉल में मेरे से दुकानें ले लेना। अब इसमें ना बहुत फायदा भी हो जाता है, पता है? जैसे मेरी जमीन है तो मेरी कंडीशन रहेगी ना कि जो दुकान मुझे चाहिए मैं वो रखूंगा, आप प्लान बता दो। अब इसमें ना जनरली मॉल्स में ना एंकर शॉप्स होती है। एंकर शॉप्स मतलब जो एकदम स्टार्टिंग एंट्री में बड़ी शोरूम टाइप की दुकानें होती है। अब जो कोई भी मॉल बनता है ऐसा यू शेप में, तो जो नीचे कॉर्नर की 2 बड़ी दुकानें होती है स्टार्टिंग में, फिर अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो स्टार्टिंग की दुकानें उनको एंकर शॉप्स बोलते हैं। तो वो बड़े शोरूम टाइप की होती है, 2000, 2500, 3000, 4000 स्क्वायर फुट, और एकदम एंट्री पे कॉम्प्लेक्स में घुसते ही पहली दुकान, मतलब कस्टमर को चल के सीढ़ी चढ़ने की मेहनत ही नहीं, अंदर तक भी नहीं जाना है। वो दुकान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है क्योंकि विजिबिलिटी रहती है। तो जो शोरूम्स होते हैं रिटेल वाले वही आते हैं। अब बिल्डर का क्या, मतलब ओनर का क्या जा रहा है, जमीन तो मेरी है, बरसों से खरीदी हुई है, मेरा कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मैंने बिल्डर को बोला कि भाई जो एंकर शॉप है ना, कोने की 4 शॉप मेरी, ये किसी को मत देना, मेरे नाम पे कर दे, और फ्रंट वाली आगे की अच्छी अच्छी दुकानें मैंने दे दी। तुझे क्या जा रहा है भाई, तुझे तो वैल्यू मिल ही रही है, जो स्क्वायर फुट की वैल्यूएशन लगा रहा है वही लगा ले, बट मुझे ये शॉप चाहिए। अब ये सारी दुकानें मेरे नाम पे करा ली मैंने। अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं रेंट पे दे दूंगा, ये लोग लेते हैं 9 साल 10 साल की लीज पे, बैंक वाले को दे दूंगा, बैंक वाला लेता है 10 साल की लीज पे, अच्छा खासा किराया देता है, तो मेरा तो फिक्स इनकम है, वहां से बैठे बैठे किराया आ रहा है। अच्छा पूरी जमीन मैंने दे भी दी तो मेरा क्या जा रहा है, उस कॉम्प्लेक्स में आपने बनाई 400 दुकानें, मैंने उसमें से 40 दुकान रखवा ली, ये मेरी वो मेरी, सब किराए पे दे दी, आधी बेच दी। जब भाव बढ़ेगा तो बेच के रिकवर कर लूंगा, जो चाहिए वो किराए पे दे दूंगा। तो एंकर शॉप्स में किराए पे दूंगा, छोटी छोटी वाली अंदर की बेच दूंगा, तो मेरी तो रिकवरी हो ही जाएगी, कुछ पैसा आपसे कैश ले लूंगा।
इस तरीके के जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट जो है वो बिल्डर और लैंड ओनर के बीच में रेगुलर हो गए कि पहले से पैसा देना नहीं, बट टैक्सेबिलिटी तो आएगी ना। अल्टीमेटली तो मैंने जमीन बेच ही दी है, तो सामने मुझे मिला है ना, कैश मिला, दुकानें मिली, तो टैक्स तो लगना चाहिए। वो टैक्स का कैलकुलेशन इस सबसेक्शन के हिसाब से होगा, दैट इज सबसेक्शन 5A। ये ए इसलिए क्योंकि अमेंडमेंट में इन लोगों ने बीच में ऐड किया था। यहाँ पे बोला असेसी या तो इंडिविजुअल हो सकता है, या एचयूएफ हो सकता है जिसने इस टाइप का अग्रीमेंट किया हो। किस साल में जमीन ट्रांसफर कर दी ऐसा मान लिया जाएगा, तो बोला ईयर इन विच पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जिस दिन मैंने वो बिल्डर को जो है प्लॉट का पोजेशन दे दिया, चाबी तो होगी नहीं, पोजेशन होगा कि ले भाई तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे लीगली, तो ट्रांसफर हो गया। टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जिस ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मॉल बनने में 3 साल लगे, तो तीसरे साल में जब एसएमसी वालों ने सर्टिफिकेट इशू किया होगा ना, कंप्लीट हो गया है, वो ईयर टैक्सेबिलिटी का होगा। भाई जब तक कंप्लीट नहीं हुआ मैं जेब से थोड़ी टैक्स भरूंगा, पैसे आने तो दो, दुकानें मिलने तो दो, तो उसके बाद भरेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, प्रॉपर्टी का मामला है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इम्प्लाइड सी बात है, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। भाई आपने मेरे को 40 दुकानें दी है, तो 40 दुकानों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या बनती है, वही कंसिडरेशन है। तो बोले सर 5 करोड़ रुपए कैश लगेंगे, तो आपने मुझे 5 करोड़ कैश दिए, तो 5 करोड़ कैश प्लस 40 दुकानों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, टोटल कंसिडरेशन। सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज है, मिनिमम इतना तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, टैक्सेबिलिटी तो पोजेशन ट्रांसफर किया उसके हिसाब से ही देखी जाएगी, और जब पैसा आएगा तभी होगा, बात इम्प्लाइड। ठीक है, बोलो पता चला यहाँ तक। तो ये है आपका जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला पॉइंट। तो ये सारे चार्जिंग सेक्शंस जो है वो यहाँ पे कवर अप हुए। 45 की जो पूरी सीरीज है वो अपनी कंप्लीट हुई। यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। बात तो वही हो रही है, अबव प्रोविजन नॉट अप्लाई द असेसी ट्रांसफर इज शेयर इन प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हाँ ये वो हो गया कि आगे जो दुकानें बेचनी है ना, इसलिए मेरे को 40 दुकानें आपने मेरे नाम पे कर दी, मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन ही किसी को बेच दी, तो फिर डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए वेट करेगा। डिपार्टमेंट बोलेगा तुमने भी तो दुकानें आगे बेच ही दी ना, सामने वाले ने बुकिंग में तुमसे पैसा देके दुकान खरीदी ना, तो टैक्स भर दो। तो जितना तुमने एडवांस में सेलिंग कर दिया उस पर तो टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी सबके लिए जनरल रूल क्या था, ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टैक्सेबिलिटी है, बस वो सिचुएशन के हिसाब से रूल बदलेगा ना वैसे। तो ये आपका पूरा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट, मतलब इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। 45 की पूरी सीरीज यहाँ से समझ आता है भाई क्या टैक्सेबल होगा इस चैप्टर में और क्या नहीं होगा, ये यहाँ से सॉर्टेड है। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स में देख सकते हैं। 2-3 मिनट शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, 2-5 मिनट मैक्सिमम, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा कोई ब्लॉक और कवर कर लेते हैं, कुछ सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं टॉपिक। कैपिटल गेन चल रहा था, चलो आपको कंप्यूटेशन वाला पार्ट बता देता हूँ। बीच में 46 अभी छोड़ दो, 46 ये छोड़ दो, सारा तो आज नहीं होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हो तो लगता है, लेकिन पढ़ाने बैठूंगा तो बेहोश हो जाओगे। नहीं इतना सारा नहीं हो पाएगा, जितना एक दिन में मैक्सिमम पॉसिबल है उतना ही करेंगे। सेक्शन नंबर 47 है, ये एक लिस्ट है, ये देख सकते हैं, शॉर्ट नोट टाइप का आंसर है, काफी सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पे बोला है कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होती। तो जो डेफिनेशन की अपन पीछे बात कर रहे थे उसमें चार्जिंग सेक्शन में था कि किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे प्रीवियस ईयर में जो गेन जनरेट होता है, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, एंड दैट इज कैपिटल गेन। ये सिंपल स्टोरी थी। तो व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, वो है सेक्शन 47। और ट्रांसफर की डेफिनेशन थी 2 क्लॉज नंबर 47, तो थोड़ा याद भी हो जाता है वैसा। ये सारे ट्रांजेक्शन जितने भी आपको इस लिस्ट में दे रखे हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये ट्रांसफर नहीं है, और इन ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगता, वैसे समझ लो तो ईजी हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन की लिस्ट है। सबसे पहले बोला है HUF का पार्टीशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और उसमें कुछ कैपिटल असेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। HUF का बंटवारा हो रहा है तो सारे मेंबर्स फैमिली मेंबर ही है, कॉमन बिजनेस का बंटवारा हो रहा है, असेट्स लेके जा रहे हैं, ये तेरा ये मेरा, ठीक है, वैसे करके। तो वो जो ट्रांसफर है फ्रॉम HUF टू मेंबर और को पार्टनर, वो टैक्सेबल नहीं होता, एज अ कैपिटल गेन टैक्स उस पर नहीं लगता, कि फैमिली की प्रॉपर्टी। दूसरा बोला है गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट। बोला एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एन इंडिविजुअल और HUF। अगर कोई प्रॉपर्टी कोई किसी को गिफ्ट कर देता है, तो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने पैसा तो लिया ही नहीं ना,
तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो गिफ्ट है, गिफ्ट ट्रांसफर करने पर टैक्स नहीं लगता। रिसीवर के लिए गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है। अब इस पॉइंट को मिक्स कर लो, अदर सोर्सेस, ठीक है, रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके लिए टैक्सेबिलिटी आ सकती है, उसमें वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% का वेरिएशन वो सब देखा जाता है, रिलेटिव मैरिज का ओकेजन वो सब देखा जाता है। लेकिन जो गिफ्ट दे रहा है उसकी बात हो रही है, जो गिफ्ट दे रहा है फिर उसके लिए तो कैपिटल गेन होना चाहिए। फिर 50 लाख की प्रॉपर्टी मैंने आपको गिफ्ट कर दी तो मैंने तो आपसे कोई पैसा ही नहीं लिया, तो ये सेक्शन बोलता है मेरे ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन आपने जो मुझसे प्रॉपर्टी फ्री में रिसीव की है आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ सकती है, वो अदर सोर्सेज का प्रोविजन हो गया। और मेरे ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, आपके ऊपर अदर सोर्सेज टैक्सेबल है, तो हेड डिफरेंट है भले असेट सेम है ऐसा। फिर होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डली ओन्ड सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर करे या वाइस वर्सा, चलेगा, नो टैक्सेबिलिटी। अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, ये तो सोचो अमालगमेशन में कैपिटल गेन कितना लग जाएगा, है ना, इसीलिए। फिर अमालगमेशन के बाद अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं आपको, पुरानी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट आप दे देते हो, नई वाली कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो उसमें भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, आप ही की वैल्यू के शेयर्स है जो आपने ऑलरेडी खरीदे हुए थे, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। डीमर्जर में भी सेम स्टोरी। फिर नेक्स्ट, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर दो नॉन रेसिडेंट्स ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया आउट ऑफ इंडिया तो उन पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब ये ओरिजिनल फंड रिजल्टिंग फंड जो बोला है ना वो म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में बात हो रही है। कल अपन बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स का मर्जर कर दिया था, एक जैसे सारे फंड्स बार बार बना रखे हैं, इनको मर्ज करो, कंसोलिडेशन, तो बोला उसमें वो भी ट्रांसफर में नहीं आता है। फिर बोला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs के बारे में बात कर रहा था मैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, तो उनके रिडेम्पशन पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता, ये एक एडवांटेज है, इसलिए लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी RBI गोल्ड बॉन्ड इशू नहीं कर रहा है, एक्चुअली इकोनॉमिक प्रेशर है, RBI जितने गोल्ड बॉन्ड निकालता है उतना वो पब्लिक से लोन ले रहा है, 2.5% इंटरेस्ट देना पड़ता है पूरे साल का, वो 2.5% महंगा पड़ रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने ना कोविड के टाइम पे 2019, 20, 21, 22 में बहुत ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड बेच दिए। अब ऐसा है कि वो 2.5% पे करना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं लग रहा है, इसलिए बार बार ये लोग ना प्री मैच्योर रिडेम्पशन का ऑफर लेके आ रहे हैं कि भाई 5 साल में ही पैसे वापस ले जाओ, 8 साल का वेट मत करो, ताकि सरकार का 3 साल का ब्याज बचे, तो थोड़ा RBI पे प्रेशर है अभी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, हाँ ये बड़े बड़े लोग करते हैं, वो पेंटिंग वेंटिंग खरीदते हैं ना महंगी महंगी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, फिर बाद में नेशनल म्यूजियम, आर्ट गैलरी, इनको ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस पर कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अपने सोचते हैं पैसे वाले लोग पागल तो नहीं होते, 2-5 करोड़ रुपए फालतू से पेंटिंग के ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या वो एक्सपेंस भी क्लेम कर लेते हैं और फिर बेचने पे टैक्स भी नहीं लगता है, तो अल्टीमेटली वो ऑफसेट कर लेते हैं, वो फायदा हो जाता है वैसे। नेक्स्ट, वापस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात तो हो ही गई। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन पे टैक्सेबिलिटी नहीं है। फिर एक पॉइंट है रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज की एक स्कीम होती है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। एक्चुअली ऐसा कुछ है कि सपोज एक बोलते हैं ना एजेड कपल है, हस्बैंड वाइफ है, सीनियर सिटीजन है, 60-65 की एज है, 70 की एज है, उनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है और आगे कोई डिसेंडेंट भी नहीं है, पर उनके पास एक बंगला है, प्रॉपर्टी है। अब वो सोच रहे हैं यार इनकम तो है नहीं कुछ, तो एक ऑप्शन तो ये कि घर बेच देते हैं, जो किराया जो पैसे आएंगे उसमें से खर्चा चला देंगे, बट फिर वो ये किराए के घर में रहो, बार बार शिफ्टिंग करो, चेंज करो, प्रॉपर्टी खाली करा दे कोई, तो वो सब थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाती है। उन्होंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख दी, बैंक को बोला हमें इस पे ना हर महीने लोन के बराबर आप कुछ पैसा देते जाओ, प्रॉपर्टी जो हम गिरवी रख देते हैं हमें हर महीने हमारे मेंटेनेंस का खर्चा दे दो, और हमारे बाद ये प्रॉपर्टी आपकी, हमें क्या करना है, हम तो है ही नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी। बैंक वाले इस तरीके के ट्रांजेक्शंस करते हैं, उनको क्या करना है, हर महीने कुछ पैसा पहुंचाना है, और बाद में जब वो एल्डर की कपल की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी बैंक वालों की हो जाएगी, तो उनका उसमें प्रॉफिट हो जाता है वैसा। दैट इज कॉल्ड द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। क्या आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी बैंक के फेवर में, और आप बैंक से EMI ले रहे हो हर महीने अपना खर्चा चलाने के लिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे देते हैं। अब आपकी डेथ हो गई, अब प्रॉपर्टी बैंक वालों की, अच्छा जैसे आपकी डेथ हुई कोई रिश्तेदार आ गया, बोले ये तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये हमारी है, हम इसके रिश्तेदार थे और प्रॉपर्टी पे हमारा हक बनता है, तो बैंक वाला बोलेगा हमको प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक काम करो आपके रिश्तेदार ने
इतने महीने तक, इतने साल तक हमसे मेंटेनेंस मनी के नाम पे पैसा लिया इस प्रॉपर्टी के कोलैटरल के अगेंस्ट, आप वो पैसा विद इंटरेस्ट भर दो, प्रॉपर्टी ले जाओ। बात समझे? अब वो रिश्तेदार भी सोचेगा कि रिश्तेदारी में निभाऊं कि यहीं से छोड़ दूं, क्योंकि पैसा तो उसको देना पड़ेगा ना, तो वो सोचेगा कि जाने दो। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और पैसा जो देना है वो कम है, तो एक बार के लिए वो सोचेगा कि इतना पैसा देने के बाद भी तो पैसा बच ही रहा है ना, तो कर लेते हैं ट्रांजेक्शन। बैंक वाला बोलेगा अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने मनी रिकवरी में इंटरेस्ट है, तो वो भी चलेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। ये ट्रांजेक्शन्स में कहीं कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं आती। कंसोलिडेशन प्लान सेम पॉइंट, म्यूचुअल फंड वाला वो हमने देख लिया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बोला है कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये भी चल रहा है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, पेटीएम पे गोल्ड खरीद लो, और रिकग्नाइज नहीं है आरबीआई के थ्रू, नहीं खरीदना चाहिए। कल को पेटीएम बंद होगी तो आपका गोल्ड चला जाएगा, उनके थ्रू नहीं खरीदना चाहिए। वैसे कोई भी ऐसी ऑनलाइन कंपनी जो डिजिटल गोल्ड बेच रही है वो आरबीआई से वेरीफाइड नहीं, तो वो अपने रिस्क पे आप खरीद लो, ऐसा नहीं फ्रॉड करेंगे, बट कल को बंद हो गया तो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा रिस्क है। ये सब चीजें बोला ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। ओके, आगे भी पॉइंट्स में वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और ये सब पॉइंट्स की ही बात हो रही है, फिर रिडेम्पशन पे टैक्स नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट में बोला एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एन इंटरेस्ट इन अ जॉइंट वेंचर हेल्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी, इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट फॉरेन स्टेट। इन शॉर्ट ऐसा है कि इंडियन एंटिटी ने अपना इंटरेस्ट बेचा और सामने किसी फॉरेन गवर्नमेंट की फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया, एक्सचेंज हो गया, भाई हमारे पास इंडियन कंपनी के शेयर्स पड़े आप ले लो, और यूएस की कोई कंपनी है उसमें शेयर दे दो, तो वहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी आई तो फिर सरकार पे आ जाएगी ना, वैसे तो खुद तो टैक्स भरेंगे नहीं, वो बात हो। बोलो पॉइंट समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 48। दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन। गिनती सिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, कैपिटल गेन गिनना कैसे। अब इसमें इतना जैसे पैराग्राफ्स में लिखा है इस तरीके से पढ़ेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको भी, चीजें कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स गिनना है, सेक्शन 48 कैसे कैलकुलेशन होगा? बहुत सिंपल, जितने में आपने प्रॉपर्टी बेची उसको बोलेंगे सेल कंसिडरेशन, ठीक है। सेल कंसिडरेशन कमाने के लिए अगर आपका कुछ खर्चा हुआ है इसको बोलेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस। जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट सेल कंसिडरेशन। प्रॉपर्टी बेचते खरीदते तो वकील का खर्चा, पेपर का खर्चा, ये सब चीजें होती है ना, ट्रांसफर एक्सपेंस में आता है। इसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट सिंपल टर्म्स में माइनस होगी। एक होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी माइनस होती है। जो बचता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ये सब चीजें लेस हो जाती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है प्रॉपर्टी खरीदने में आपका कितना पैसा लगा था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि बहुत बार हम प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन कराते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में बात हो रही है, ग्राउंड टच घर है, ग्राउंड +1, 2 फ्लोर हो गए, आपने 1 फ्लोर और बाद में ऐड करवा दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 1 फ्लोर बढ़ गया ना, पहले ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर था, 1 फ्लोर और बनवा लिया, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी? यूटिलिटी बढ़ी। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने किसी कैपिटल एसेट पे बाद में किया हो जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई हो तो उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ये सब चीजें लेस होती है। फाइनली जो बचता है वो कैपिटल गेन। अगर ये कैपिटल गेन से आपको बचना और टैक्स नहीं पे करना है तो सेक्शन 54 की एक पूरी सीरीज है, वो आप डिडक्शन ले लो, जो बचेगा उस पर फिर टैक्स भरना, नहीं तो मत भरना, ऐसा भी होता है। 54 आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, अभी इस पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अभी सिंपल आप ये कैलकुलेशन समझोगे चलेगा। अब इसमें कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है। सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन। अब इसमें कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है, उस कंसेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है इंडेक्सेशन। इसकी एक पूरी स्टोरी है जो अभी लास्ट ईयर के बजट से, 2024 के बजट से रिलेटेड, काफी हंगामा हुआ इसके ऊपर, और बहुत जेन्युइन हंगामा है। गवर्नमेंट में ना इंटेंशंस ठीक नहीं है, जितना हो सके पब्लिक को लूट लो,
ये लोग अभी मतलब ये चीज कहीं आपको ऐसे ओपनली कोई वो नहीं करेगा, लेकिन विजिबल है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहना चाहिए। डिस्पोजेबल मनी पब्लिक के हाथ में नहीं होना चाहिए। पब्लिक जितनी पावरफुल होगी ना पैसों के मामले में, उतनी सरकार कमजोर हो जाती है, क्योंकि फिर पब्लिक को पड़ी नहीं है, बोले ठीक है यार तुमको नहीं करना काम, दूसरे को वोट दे देंगे। यहाँ थोड़ा सा इनडायरेक्टली वैसे चल रहा है कि मिडिल क्लास को और ट्रैप कर लिया और थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास को भी ट्रैप कर दिया। अगर कोई सोच रहा है कि मैं मेहनत करके पैसे बचा के वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, तो उसकी वेल्थ पे भी नजर तो है इनकी, और वो ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है। अब इंडेक्सेशन का पहले तो कंसेप्ट क्या है वो समझो। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, कि अभी तक था, गवर्नमेंट ने ये भी खत्म कर दिया। अब जितना लॉज में डेप्थ में जाओगे ना, आपको इनकी ना बदमाशी समझ में आएगी कि इंटेंशन में पूरी चोरी है, और वो दिखेगा। पढ़ा लिखा इंसान इसलिए इनको परेशान करता है, क्योंकि सवाल पूछता है ना तो जवाब नहीं दे पाते। अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन क्या अपने जैसा जो पढ़ लिख के चीजें सीख गया है, वो सवाल पूछता है ना तो सरकार को तकलीफ होती है कि इसको चुप कैसे कराए। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन में भी इनको इंटरेस्ट नहीं है, उसका एक रीजन वही है, अनपढ़ पब्लिक के वोट जल्दी मिलते हैं, पढ़े लिखों के वोट लेने में बहुत दम निकलता है। तो जितनी ज्यादा जनता पढ़ी लिखी होगी ना, उनसे इलेक्शन जीतने में तकलीफ पड़ेगी। तो ये एक हिडन एजेंडा हर पॉलिटिकल पार्टी का रहता ही है, इररिस्पेक्टिव का कोई भी हो। इंडेक्सेशन का कंसेप्ट कुछ ऐसा था भाई, मैंने 2005 में एक प्रॉपर्टी ली थी, उस प्रॉपर्टी की प्राइस तब 10 लाख रुपए थी। ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ठीक है, जो अपन बात कर रहे थे। आज 2025 में मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं और सेल प्राइस मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए। तो 20 साल में प्रॉपर्टियों के रेट तो बहुत बढ़े। तो जो चीज मैंने तब 10 लाख की खरीदी थी, कितने बिक रही है? 1 करोड़ में। अब आप बोलो 90 लाख रुपए कैपिटल गेन और उस पर 20% टैक्स, अनफेयर नहीं हो गया बहुत ज्यादा? 90 लाख रुपए थोड़ी कैपिटल गेन है। यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया गया कि आप दो चीजों को जो कंपेयर कर रहे हो वो सेम टाइम फ्रेम में है ही नहीं। 1 करोड़ आज का है, 10 लाख 2005 का है। 2005 के 10 लाख आज के कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे, वो भी तो गिनना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन? समझ आ रहा है? तो पहले इंडेक्सेशन का जो कंसेप्ट था, या अभी तक सिलेक्टिवली है, वो इन्फ्लेशन की बात करता है। तो जब भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, वी विल नॉट कंपेयर सेल प्राइस विथ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वी विल कंपेयर दिस विद द इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको यहां से उठा के यहां लाना पड़ेगा कि अगर 2005 में किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2025 में वो कितने बन जाते इन्फ्लेशन के हिसाब से। इन्फ्लेशन होता है ना हर साल का 5-7%, 8% इन्फ्लेशन होता है, तो उसके हिसाब से 10 लाख की आज की वैल्यू क्या होती? मान लो आंसर आ रहा है 85 लाख, अज्यूम कर रहा हूं अभी। तो जो एक्चुअल गेन है वो कितना है? 15 लाख रुपए। ये समझ आता है, 90 लाख रुपए थोड़ी कैपिटल गेन हो। बात समझ आई? तो दिस शुड बी द एक्चुअल कैपिटल गेन। अब आप इस पे ले लो 20%, तो एक बार समझ भी आता है कि 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची और 3 लाख रुपए टैक्स भरना है। आप 90 लाख को कैपिटल गेन बना दोगे तो उसमें 20% में 18 लाख रुपए तो टैक्स भरूंगा। 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए टैक्स भर दो तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतने की तो प्रॉपर्टी ली नहीं थी मैंने एक्चुअल में। तो बोला इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू बनती है कॉस्ट, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद द सेल प्राइस। इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपको फॉर्मूला में दिखा भी होगा। कहीं जगह लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर ऑब्लिक करके लिखा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये है इंडेक्सेशन का कंसेप्ट। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन को इफेक्ट देना, बस। बात लॉजिकल है, ऐसे ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? अभी 2024 में 23 जुलाई 2024 लोकसभा में इलेक्शन जीतने के बाद इनका नया बजट आया। उसमें निर्मला सीतारमन ने बोला खत्म, नो इंडेक्सेशन, अब 90 लाख का टैक्स भरो। इफेक्ट समझ आ रहा है आपको? मतलब चोरी की तो लिमिट तो देखो, मतलब जूता उठा के मारना चाहिए। फिर तुम पूरे पागल हो गए तो 1 रुपए पे टैक्स मत लो। मतलब कुछ है दिमाग तो पूरा बेच खाया तुम लोगों ने। क्या कर रहे हो? 90 लाख रुपए यहाँ पे, उस पर मैं 20% टैक्स भरूंगा, तो बचत क्या हुई मुझे? मतलब तुम तो सीधा फिर पूरा पैसा ले जाओ ना, फिर क्या ही बचा? तो कोई प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करेगा अगर उसको ऐसे ही लूटना है? और अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो तुम पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हो हर साल? इन्फ्लेशन खत्म ही कर दो फिर। आर्ग्यूमेंट क्या दिया पार्लियामेंट में? ऑपोजिशन ने अपोज किया तो बोले आप लोग ही आके बोलते हो कि टैक्सेशन के लॉज को सिंपल बनाओ, इजी बनाओ। बना दिया इजी। ये उनका कोटेड स्टेटमेंट है, मैं उनका स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देखोगे तो यही बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बोले आप लोग ही आके बोलते हो कि इनकम टैक्स को इजी बनाओ, कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको सिंपल बना दिया। बोले यहाँ से ये वैल्यू निकालो। अरे भाई
15 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहे हो, हम गिन लेंगे बैठ के, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, गूगल कर लेंगे, चैट जीपीटी से निकाल लेंगे आंसर, तुमको क्या तकलीफ है। लेकिन ये कौन करेगा? इन्होंने एक्चुअल में इंडेक्सेशन हटा दिया और सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं, सारी एसेट्स पे इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। तो जब खुद टैक्स चार्ज करना है तो इन्फ्लेशन बीच में नहीं आता है, और अदरवाइज हर चीज में इन्फ्लेशन लगता है। चीजों के दाम बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन लगता है, दूध का दाम बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन ही तो है, क्यों बढ़ा रहे हो फिर? 20 रुपए लीटर का 20 रुपए लीटर रहने तो 40 क्यों हो जाता है फिर? बोले यहाँ इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। ये रियल में किया और ये इस डेट पे हुआ। तो जो हंगामा हुआ है उसके बाद सारी ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया कि तुम पागल हो गए हो, मतलब कुछ तो इकोनॉमिक्स तो कम से कम बाकी रखो, तुमको समझ में तो कुछ आता नहीं कि पढ़ाई लिखाई की चीजों में हो क्या रहा है, तुमने इकोनॉमिक्स में से इन्फ्लेशन का पूरा कंसेप्ट ही उड़ा दिया। ये रियल में किया उन्होंने। फिर इतना बैकलैश हुआ, इतना बैकलैश हुआ, सोशल मीडिया में इतने ट्वीट चले, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अब मैं बेवकूफ थोड़ी ना प्रॉपर्टी में पैसे डालूंगा, मैं प्रॉपर्टी में पैसे लगाऊंगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर जब बेचने जाऊंगा तुम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर मेरे से टैक्स वसूल करोगे, यहाँ 18 लाख रुपीज कौन भरेगा अपनी पॉकेट से? फिर पता है क्या किया, अब पूरा तो वापस ले नहीं सकते पॉइंट की, बेइज्जती हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जब ये सवाल पूछा फाइनेंस मिनिस्टर को, वो लेफ्ट और राइट में देख रही है जो बैठे होते साथ में, ये बताएंगे। इनको पूछो, अरे तो तुम फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बने हो भाई, तुमको उसको इंडेक्सेशन पता ही नहीं क्या है? जो उन्होंने टीम ने बोला वो बोल दिया, बजट में सुना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो शी इज क्लूलेस कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या ही पता है, आजू बाजू वालों को पूछ रहे हैं। बोला तुम यार डांटते तो ऐसे हो एमपीज को जैसे पता नहीं कौन सी हेडमास्टर है, और फिर जब समझाना होता है तो पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिक सवाल पूछा, दिमाग घूम गया। तो फिर बाद में जब इतना प्रोटेस्ट हुआ तो फिर बाद में इस चीज को फिर से चेंज किया, क्योंकि बजट तो प्रेजेंटेशन होता है, ड्राफ्ट होता है। फिर क्या बोला, बोले चलो एक काम करो, इस डेट से पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी है वो जब भी बेचेंगे इन फ्यूचर, भले इस डेट के बाद बेचे, उनको इन्फ्लेशन का बेनिफिट देंगे, मतलब इंडेक्सेशन देंगे। लेकिन अब 23 जुलाई 2024 के बाद से जो भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदेगा वो ये समझ के खरीदना कि अब 10 साल बाद बेचे या 20 साल बाद, इंडेक्सेशन नहीं देंगे। मतलब अब तक जिसने खरीद ली, तुम देख लो लोगों ने क्या बोला, बोले हमको थोड़ी पता था अब इंडेक्सेशन ही हटा दोगे एक दिन, हमने तो 20 साल पहले से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब अब तो हम इतने बुरे फंसे हैं कि हम जब भी बेचेंगे आप तो लूट लोगे हमें। तो बोले ठीक है तुम लोगों को माफ, लेकिन अब जो खरीदेगा यहां से वो समझ के खरीदना कि हम तो लूटेंगे तुम्हें। समझ आ रहा है? गया प्रॉपर्टी मार्केट, प्रॉपर्टी में जो मंदी है ना, ये सब रीजन होते हैं। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने से पहले ये सब सोचते हैं, भले वो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है, लेकिन टैक्स का सबको पता होता है। जो इन्वेस्टर है पैसा ऐसे ही थोड़ी कमा रहा है, वो अनपढ़ भी होगा ना तो भी ये सब अपने सीए से पूछ के बैठा होगा, तो उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बोलेगा ये मैं खरीद लूंगा तो करूंगा, इसका तो फायदा ही नहीं हो रहा। इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट में स्लम्प आया एकदम से। ये गवर्नमेंट की ये सब पॉलिसीज में बेवकूफियां हो रही है ना, उस वजह से हो रहा है। अच्छा, बाकी सारी असेट, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, सब में इंडेक्सेशन हटा दिया। बोले ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसके पहले वालों को इंडेक्सेशन मिलेगा, दिस इज ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सबके लिए नहीं। अब शेयर्स पड़े आपके पास 2025 के, 2022 के, अब बेचोगे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फुल वैल्यू टैक्सेबल। गया शेयर मार्केट भी गया, प्रॉपर्टी मार्केट भी गया, जाओ पैसे कहाँ डालो। क्रिप्टो को लोग मानते नहीं है, देख रहे हो? कोई इन्वेस्टमेंट, आप अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे ना, आपके ऑप्शन ही नहीं है पैसा लगाने का, आपको ट्रैप कर दिया हर जगह से, और मजबूरी में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी हम आएंगे सिक्योरिटीज में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबके रेट बढ़ा दिए। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था वो सीधा 20% कर दिया, जो 10% लॉन्ग टर्म था वो 12.5 कर दिया। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम पे 20% लेके जा रहे हो, मतलब आपने 2 महीने के लिए किसी शेयर में पैसा लगाया और 2 महीने के बाद आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट का 20% सरकार को देना पड़ेगा। 15 तो ऑलरेडी लग रहा था। क्यों? क्योंकि काफी लोग मार्केट में आगे कमाने, मतलब पब्लिक जहां जहां बेचारी मारी मारी फिर रही, यहाँ से कमा लू वहां से कमा लू, जैसे ही कमाने जाएगी पीछे से आ जाएंगे, लाओ हमारा पैसा लाओ, और जो ले रहे थे उससे ज्यादा बढ़ा देंगे। अब उसके बदले आप देखो इलेक्शन में कल आया बंगाल में, सब फ्री बांट रहे हैं। हाँ, 3,000 रुपए फ्री, कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो 21,000 रुपए बांट दो उसको, फिर ये कर दो। मतलब तुम क्या मुफ्त का बांटे जा रहे हो? यही आम आदमी पार्टी वाले फ्री में बांट रहे थे बिजली दिल्ली में, तो बोले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री की सरकार है, सब फ्री। तो तुम क्या कर रहे हो अभी? बस का पूरा वो महीने का पास फ्री है, ये है, तो सेम ही चीज हो गई ना। फर्क क्या है? हर सरकार वही कर रही है, दूसरे को गाली देते भी बाद में वही करती है, तो फर्क कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सीरियस इशू है और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब फिर लोग क्या करेंगे? ब्लैक मनी चलाएंगे, भाई कच्चे में ब्याज पे पैसा ले जा, ये सब नहीं चाहिए। पक्के में कुछ भी इन्वेस्ट करो टैक्स लग जाता है। अब कच्चे वाले में वही फिर पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो रिस्क है। सरकार को टैक्स देना नहीं, अब सरकार को तो इससे अच्छा कोई मेरा 20% पैसा खा भी जाए, बात तो वही हो रही है ना। तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में जो अट्रैक्टिवनेस थी
वो अट्रैक्टिवनेस इन्होंने खत्म कर दी इस तरीके से, सेल परचेज करना मुश्किल हो गया क्योंकि टैक्स इतना भारी लग जाएगा। मैं आज अगर प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मैं इसको 10 साल बाद बेचूंगा तो मुझे ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अभी 20% रेट है, ये और 10 साल रह गए तो पता नहीं कितना कर देंगे, भारी काम है। तो ये एक्चुअल में रियल सिचुएशन है और इसके ऊपर तो काफी हंगामा हुआ, पर अभी जो है वो ये फाइनल है। अब जितना मैंने आपको बताया 48 में वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई मिलेगी। पेज 288 पे देखो डेट मैंने हाईलाइट की हुई है, तो ये पूरा समरी है इस स्टोरी का कि भाई इंडेक्सेशन, अब बात ही खत्म कर दी ना इंडेक्सेशन की, क्या उसका वैल्यू रह गया। अब देखो नेक्स्ट पेज 290 पे एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल आपको दे रखा है, उसमें देखो अलग अलग इंडेक्सेस दिए हुए हैं और आई थिंक इसमें अगर 26-27 का कुछ इंडेक्स आया है तो ऐड करना पड़ेगा, देख लेते हैं। एक चीज ऐड कर लो उसमें, FY 25-26 इंडेक्स की वैल्यू है 376, वो टेबल में लिखना 290 पेज पे, पेज 290 पे टेबल है उसमें 25-26 में वैल्यू लिख लो 376। ये है क्या एग्जैक्टली टेबल वो समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया, एक इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर के बेसिस पे टेबल बनाया हुआ है। इसमें 2001-2 को बनाया है बेस, ठीक है, 2001-2 को बनाया हुआ है बेस और बोला है कि इसका इंडेक्स नंबर है 100 और 2002-3 का इंडेक्स नंबर है 105। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से, मतलब मान लिया कि उस साल इन्फ्लेशन 5% रहा होगा, फिर उसके बाद 109, मतलब कुछ 4-3%, 4% का इंडेक्स रहा होगा, फिर 113, 117, 122, अब देख लो 4-5 का गैप है। वो इन्फ्लेशन के हिसाब से, जहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा होगा वहाँ इंडेक्स नंबर बढ़ गया होगा। देखो फिर जब बढ़ना शुरू हुआ तो कितना एकदम जंप आया, 129 के बाद सीधा 137, 8%, उसके बाद फिर 148 सीधा 11, उसके बाद 167, 19 यूनिट्स, है ना, देख रहे हो। हाँ, फिर वो उसके बाद वापस से 184, 200, 240, देखो 20 बढ़ रहा है, वैसा है। तो ये हर साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इस रेशियो में इन्होंने बढ़ाया है। तो 2010 से लेके 14 का टाइम पे थोड़ा महंगाई बढ़ गई थी, काफ़ी चीज़ों में बढ़ गई थी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तभी मोदी जी आए, बोले मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, देखो अच्छे दिन आने वाले, है ना, आ ही रहे हैं अभी तक। तो ये सारे जो बाकी के फिर इंडेक्स है वो आपके सामने। तो महंगाई तो अब देखो वैसी की वैसी, कोई खास फर्क नहीं, उल्टा और बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छे दिन आने वाले, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का इंडेक्स चल रहा है। 2001 में जो 100 था वो अभी 376 पहुंचा है। तो भाई जो चीज़ तब 100 रुपए की थी आज 376 की है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे काम आएगा ना। अब आपकी प्रॉपर्टी 2005-6 की प्रॉपर्टी है, तब 10 लाख की थी, तो 2025-26 में कितने की होगी पता चलेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से। 2005-6 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 117 मिला टेबल में, 117, और यहाँ पे कितना हो गया 376। तो इस हिसाब से अपने इन्फ्लेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी थी और 117 का इंडेक्स था, 376 पे उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, देखो निकाल के होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन ऐसे होगा 10 लाख इंटू 376 डिवाइड बाई 117, कितना आ रहा है 32,13,672, जो भी है इतना कुछ आ रहा है, 75 कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपने प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ में बेची तो जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन है। मैंने तो वो रैंडमली नंबर्स लिए थे, सब कुछ इंडेक्स देख के नहीं लिए थे, मैं तो 85 लिखा था, वो सब अजम्पशन था, ये सब अजम्पशन था। मान लो आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची, ठीक है, और इंडेक्स वैल्यू कितनी आ रही है 32 लाख, तो जो डिफरेंस का 18 लाख है वो आपका कैपिटल गेन, सिंपल। बोलो बात समझ आ रही है। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब इन्होंने इंडेक्सेशन जो हटाया है, अब प्रॉपर्टी खरीदो तो सोच समझ के खरीदना, ठीक है। बस मेन स्टोरी ये है इन्फ्लेशन इंडेक्स वाली और कैलकुलेशन वाली। और इसमें क्योंकि ये इंडेक्स शुरू हो रहा है 2001 से, इसमें ये भी बोला है कि 2001 से पहले अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो तो क्या होगा,
जैसे अपनी प्रॉपर्टी 2005 की है, 1995 की भी तो हो सकती है। अब 1995 में प्रॉपर्टी खरीदी तो इंडेक्स तो 2001 से शुरू हुआ, तो उसके पहले का इंडेक्स तो है ही नहीं, उसका क्या करें? तो बोले उसमें एक ऑप्शन है, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 2001 से पहले की है तो इंडेक्सेशन तो आपको 2001 से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेते हो, जैसे अपन ने यहाँ पे ली थी 10 लाख रुपए, उसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अब वो ऑप्शन कैसे वर्क करेगा, थोड़ा फ्रेश स्लाइड पे समझा देता हूँ। आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 95-96 में, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअल में आपकी थी वो थी 10 लाख रुपए, ऐसा मान लो, लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? 2001 से। इस दिन पे आपकी इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 15 लाख रुपए, इस दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू, और इंडेक्स तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इंडेक्सेशन तो यहीं से होगा। लेकिन जब आप कैपिटल गेन इन फ्यूचर कैलकुलेट करोगे, मान लो आपने प्रॉपर्टी अभी बेची 2025-26 में, आपने ये प्रॉपर्टी बेची 50 लाख रुपए में, वही कैलकुलेशन रखते हैं। तो अब इसके सामने ये सेल प्राइस है, इसके सामने जब आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या लोगे, 10 लाख या 15 लाख, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इट इज योर चॉइस बिकॉज योर प्रॉपर्टी इज ओल्डर देन 2001। तो आप जब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करोगे तो यू हैव अ चॉइस, आइदर यू सिलेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और गो फॉर एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, आपकी चॉइस है। अभी मुझे बताओ इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे, 10 लाख यूज करो या 15 लाख? क्यों ऐसा? 15 लाख यूज करोगे तो इंडेक्सेशन के बाद नंबर भी बड़ा आएगा, तो जितना ये बड़ा नंबर होगा उतना आपका कैपिटल गेन जो है वो कम हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसलिए अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप तो विच एवर इज हायर ही सिलेक्ट करोगे ना, ये कॉमन सेंस है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, टेबल के नीचे भी पॉइंट लिखा है देखो। और फिर बोला जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात हम करते हैं, 2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर कर देनी चाहिए, उसको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ उसके बाद वाली कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे वैसा। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। बोलो ये बात समझ आई? चलो तो ये कैलकुलेशन भी हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए अपने को, आज इतना काफ़ी है। और आगे बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन कल ऐड कराऊंगा। कल एक पोर्शन हो जाएगा चैप्टर का और एक पोर्शन परसों, 2 दिन मुझे आराम से चाहिए, इतना टाइम मिलेगा तो 2 दिन में खत्म होगा। जल्दी करोगे तो मजा नहीं आएगा, भारी पड़ गया फिर ऐसा लगेगा फॉर्मेलिटी के लिए खत्म हो गया, ये समझ कुछ नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना। पेजेस जितने दिख रहे हैं उतना नहीं है एक्चुअली, लेकिन कंटेंट जितना समझाना उसके लिए मिनिमम 2 दिन तो चाहिए। 3rd डे पे जाके आपका कंप्लीट होगा, 23, 24, 25, 26 तक मैक्स।